नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच हुई दुश्मनी, पीएम मोदी को लेकर ये क्या कह गए संजय राउत और बीएमसी चुनाव को लेकर क्या है ईसी की तैयारी। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों के बीच टकराव हुआ तेज। आईपीएस वाले वीडियो पर चाचा अजीत पवार के समर्थन में उतरे रोहित पवार तो भड़क गए संजय राउत। हलाला लाइफस्टाइल टाउनशिप पर मचा सियासी बवाल, विवाद पर एनएचआरसी का दखल, महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब। दक्षिण मुंबई में आंदोलन पर रोक की मांग से मचा सियासी बवाल, मिलिंद देवड़ा और संजय राउत आए आमने सामने। मुंबई में चुनावी तैयारी का जायजा, राज्य चुनाव आयुक्त वाघमारे बोले इंतजाम पूरी तरह से संतोषजनक। मुंबई पुलिस ने 12,000 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 12 लोग हुए अरेस्ट। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव और पवार के बीच छिड़ी जंग की। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बड़ी भूमिका रही। उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार में शरद पवार की हिस्सेदारी भी थी। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाई। उद्धव सीएम रहते कभी भी शरद पवार के खिलाफ नहीं गए। फिर महाविकास आघाड़ी ने साथ मिलकर 2024 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा। लेकिन अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच घमासान मचा है। रिश्ते जैसे थे वो अब वैसे नहीं है, रिश्ते टूट के कगार पर हैं। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के नेता आमने सामने हैं। दोनों सहयोगी दलों के बीच बात काफी आगे बढ़ चुकी है, जिससे इनके रिश्तों में भी एक बड़ी कड़वाहट पैदा हो गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है, यानी टूटने की कगार पर है। मामला अजीत पवार से जुड़ा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार पर आईपीएस अंजना कृष्णा को धमकाने का आरोप है और इसी मामले से सियासी घमासान तेज हो गया। और इस बीच अजीत पवार के भतीजे शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने चाचा का समर्थन कर दिया। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अजीत पवार पर निशाना साधा है। रोहित पवार ने दावा किया है कि अजीत पवार के गठबंधन सहयोगियों ने सोलापुर जिले में मुरम मिट्टी यानी सड़क निर्माण और दूसरे उद्देश्यों में इस्तेमाल की जाने वाली अवैध खनन पर उनके और आईपीएस अधिकारी के बीच जो बातचीत हुई उसे जानबूझकर अलग मोड़ देने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में रोहित पवार ने कहा, अजीत दादा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनके दोस्त किस तरह जाल बिछा रहे हैं। राज्य में कृषि ऋण माफी और बारिश से हुए नुकसान जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इन बातों की बजाय करमाला में महिला पुलिस अधिकारी और अजीत पवार के बीच हुई बातचीत पर ज्यादा चर्चा हो रही है। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है कि सहयोगी दलों ने ही अजीत दादा के फोन कॉल में हुई बातचीत को जानबूझकर अलग रूप देने और उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की है। संजय राउत ने अजीत पवार पर चोरों को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। कहा कि उन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। रोहित पवार ने जिस तरह से अपने चाचा का बचाव किया है उससे साफ है कि शरद पवार अब अपने भतीजे के साथ उनकी सत्ता में जो भागीदारी है उसमें वो खुद भी शामिल होना चाहते हैं। सत्ता में बने अजीत पवार और शरद पवार के बीच पिछले काफी दिनों से नरमी भी देखी गई। वहीं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में अलग थलग नजर आ रहे हैं। बीएमसी चुनावों से पहले अगर शरद पवार के कई विधायक यहाँ पर अजीत पवार के एनसीपी में शामिल होते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी हैरानगी की बात नहीं होगी। रोहित पवार कई मौकों पर अपने चाचा अजीत पवार का समर्थन कर चुके हैं और जिस तरह से आईपीएस मामले में उनकी एंट्री हुई है उससे साफ है कि वो भी वो राह तलाश रहे हैं कि वो भी सत्ता में भागीदार बने, यानी एक बार फिर एनसीपी के विलय की जो खबरें हैं वो और ज्यादा तेज हो गई है। खबरें तो ये भी है कि शरद पवार के कई विधायक इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वो अजीत पवार गुट के साथ शामिल हो जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में अगला टर्न क्या आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर नेरल में बनाई जा रही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस प्रोजेक्ट को हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के नाम से यहां पर प्रचारित किया गया। जैसे ही इसका विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसे धार्मिक आधार पर विभाजनकारी बताया गया। विवाद गहराने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर इससे रिपोर्ट मांग ली। आयोग का कहना है कि मामले में ये साफ होना चाहिए कि प्रचार संविधान के प्रावधानों और धर्म निरपेक्षता की भावना के खिलाफ है।
इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब पूर्व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो ने प्रोजेक्ट का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स पर साझा कर दिया। वीडियो में हिजाब पहनी एक महिला कहती है कि जब सोसाइटी में अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़े तो सही नहीं है। वो कहते हैं कि सुकून एम्पायर में लोग समान विचारधारा वाले परिवारों के साथ रहेंगे, बच्चे हलाल वातावरण में सुरक्षित बड़े होंगे और बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। साथ ही प्रेयर प्लेसेस और यानी प्रार्थना स्थान और कम्युनिटी गैदरिंग की सुविधाएं वॉकिंग डिस्टेंस पे होंगे। इस पर कानूंगो ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, यह विज्ञापन नहीं विश्व व्यापन है, ये नेशन विद इन द नेशन बनाने की कोशिश है। विज्ञापन वायरल होने के बाद राजनीतिक दलों की भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आई। शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेजे ने इसे फौरन वापस लेने की मांग की और सवाल किया, क्या ये संविधान में दी गई समानता और धर्मनिरपेक्षता की भावना का उल्लंघन नहीं है। वहीं बीजेपी ने इसे गजवाए हिंद की मानसिकता का हिस्सा बताया। बढ़ते विवाद को देखते हुए एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांग ली और ये विवाद अब रियल एस्टेट सेक्टर की मार्केटिंग रणनीतियों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आमतौर पर डेवलपर्स जिम, गार्डन, क्लब हाउस जैसी सुविधाओं के लिए विज्ञापन देते हैं, लेकिन धार्मिक पहचान की आधारित कम्युनिटी लिविंग को बढ़ावा देना समाज में अलगाव यानी जहर को बढ़ावा दे रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार पर दोहरा दबाव है। एक तरफ राजनीतिक दल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एनएचआरसी ने कानूनी रिपोर्ट मांगे है। सरकार को यह तय करना होगा कि इस प्रोजेक्ट और इसके प्रचार को किस कानूनी दायरे में जांचा जाए। अगर ये सही तरह की परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिला तो ये धार्मिक आधार पर समाज में बंटवारे का भी बढ़ावा हो सकता है। आने वाले दिनों में ये मामला राज्य की राजनीति के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी अहम मुद्दा बनने वाला है, लेकिन इस पर तेज एक्शन की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि फडणवीस सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण मुंबई में राजनीतिक आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर सियासत हो रही है। राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर इलाके में आंदोलन की इजाजत न देने की अपील की है। देवड़ा ने तर्क दिया है कि हाल ही में हुए मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से 5 दिनों तक दक्षिण मुंबई का जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया था। इसका असर आम लोगों के साथ साथ आर्थिक जगत पर भी पड़ा था। दक्षिण मुंबई में महाराष्ट्र सरकार का सचिवालय है, विधानसभा, मंत्रालय, बीएमसी मुख्यालय, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का मुख्यालय है। नौसेना की पश्चिमी कमान सहित कई निजी कंपनियों के दफ्तर यहाँ हैं। आंदोलन के कारण यहाँ के कामकाज पर सीधा असर पड़ता है और कानून व्यवस्था पर संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए इस इलाके में बड़े राजनीतिक प्रदर्शनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब देवड़ा की इसी खत पर संजय राउत भड़क गए हैं। संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये खत शिंदे गुट का असली चेहरा दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब केंद्रीय मंत्री अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। संजय राउत ने कहा है कि मराठा समाज के लोग जब मुंबई में अपनी आवाज उठाने आए थे, अब ये सवाल उठाना उन्हें अनुमति क्यों दी गई। मराठी समाज के साथ भेदभाव है। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण मुंबई किसी एक वर्ग की जागीर नहीं है। जरूरत पड़ने पर मराठी समाज के लोग आंदोलन करेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। इस विवाद में शरद पवार की पार्टी के विधायक रोहित पवार भी कूद पड़े। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मराठा आंदोलन शुरू हुआ तो क्या गृह विभाग सो रहा था? क्या उन्हें पता नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर लोग मुंबई आने वाले हैं? रोहित पवार ने आरोप लगाया कि गृह विभाग के पास पूरी जानकारी होते हुए भी उसे बीएमसी से छिपाया गया। उनका ये कहना था कि ये सब राजनीतिक चाल है ताकि मिलिंद देवड़ा के खत के जरिए गृह विभाग को घेरा जा सके। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शिंदे गुट पर तंज कस चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मराठा समाज के लोग मुंबई में आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या इसके लिए सूरत या गुवाहाटी जाएंगे। कुल मिलाकर दक्षिण मुंबई में आंदोलन पर पाबंदी की मांग ने महाराष्ट्र की सियासत में नया बवंडर खड़ा कर दिया है। और खबरों में अब बात बीएमसी चुनावों की। आने वाले आम चुनावों को लेकर या जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर मुंबई में तैयारियां तेज है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बीएमसी मुख्यालय में आयोजित अहम बैठक में चुनावी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की। इस समीक्षा के बाद वाघमारे ने कहा कि अब तक बीएमसी प्रशासन ने जो काम किया है वो काफी संतोषजनक है और आने वाले चुनावों के लिए व्यवस्थाएं सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। चुनावी माहौल के करीब आते ही इस समीक्षा बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुंबई न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीतिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण सीटें यहां पर गिनी जाती हैं। आयोग की संतुष्टि ने बीएमसी प्रशासन को राहत दी है। वहीं आम जनता को भरोसा दिलाया कि इस बार जो भी निकाय चुनाव होंगे और जो चुनावी प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से पारदर्शी और सुचारू होगी। खबरों के आखिर में बात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी की।
मुंबई पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 12,000 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजने की तैयारी थी। पुलिस ने मौके से 12 लोगों को गिरफ्तार किया और करीब 32 लीटर कच्ची ड्रग्स भी बरामद की है। मुंबई के मीरा भयंदर पुलिस ने कहा कि यह हाल के वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई है और 12,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त करना बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि जांच अभी जारी और जल्द ही इस गिरोह से जुड़े और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र पुलिस और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कई जगहों पर बड़ी ड्रग्स फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया। महाराष्ट्र सरकार भी लगातार कह रही है कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ये ड्रग्स माफिया अक्सर युवाओं को अपना शिकार बनाते हैं, जिसको लेकर सरकार लगातार एक्शन मूड में है। इसके साथ ही इसके पीछे राजनीतिक करेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।